आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ पाठ लखनवी अंदाज़। और ये है आपको मिलता है क्षितिज भाग 2 में, और इसके लेखक हैं यशपाल। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं इनके जीवन के बारे में। यशपाल जी का जन्म हुआ था 1903 पंजाब में फ़िरोज़ापुर में, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। उसके बाद ये स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु हुई है 1976 में। तो यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है, मतलब आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई बातें इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। तो इनकी रचनाओं में जो है यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार रहे हैं। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं प्रमुख हुई हैं। इनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी, कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी, उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। तो थोड़ा सा पाठ के विषय में हम देख लेते हैं कि यशपाल जी ने लखनवी अंदाज़ जो ये पाठ है व्यंग्य के तौर पे इसको लिखा है, और बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। मतलब यहाँ पर इस पाठ में ये बता दिया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि कहानी लिखने के लिए आपको कोई कथ्य चाहिए, कोई पात्र चाहिए। आप बिना कथ्य और बिना पात्र के भी कहानी का रचना कर सकते हैं। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो आइए हम सब इस पाठ को समझते हैं और देखते हैं कि कैसा बनावटी स्वभाव का वर्णन लेखक यहाँ पर करना चाहते हैं। शुरू करते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। मुफस्सिल मतलब जैसे आसपास के ही क्षेत्रों में जो ट्रेनें चलती हैं, तो उसके विषय में है कि वो बस चल पड़ने पर थी। और आपको पता है कि ट्रेन में आपने सफ़र किया होगा तो विसल होती है ट्रेन की चलने से पहले। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की के प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि आराम से अगर जाना है तो फर्स्ट क्लास जैसे होता है, फर्स्ट क्लास का किराया अधिक होता है। तो वैसे क्लासेस होती हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और क्लास थर्ड। तो यहाँ पर इस समय आपको ट्रेनों में बस 2 ही क्लास मिलेंगे, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, और नहीं तो फिर स्लीपर है, जर्नल है, तो तमाम तरह के अपार्टमेंट्स होते हैं। तो लेखक कहते हैं कि आराम से जाने के लिए तो मुझे पैसे अधिक देने पड़ते, फर्स्ट क्लास का मुझे किराया देना पड़ता, लेकिन ज़्यादा दूर तो जाना नहीं था इनको। तो भीड़ से बचने के लिए और एकांत में बैठ के आराम से कुछ चिंतन मनन करके और खिड़की से बाहर का प्राकृतिक नज़ारा भी देखते हुए ये सारी बातों को सोचकर उन्होंने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। तो जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हर कोई व्यक्ति उसके विंडो सीट पर बैठना ज़रूर चाहता है। खासकर जब बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो वो ज़रूर जो है विंडो सीट पर बैठना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ये भी इस बात को ये भी बता रहे हैं लेखक कि इन्होंने आराम से खिड़की के पास बैठकर प्राकृतिक दृश्य को सोचते हुए इन्होंने सोचा कि टिकट ले लेते हैं और आराम से बैठकर चिंतन मनन करते हुए कहानी की रचना की जाएगी।
गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर ज़रा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अब यहाँ पर बताते हैं कि गाड़ी बस छूटने वाली थी, विसल हो ही रही थी, तो थोड़ा सा दौड़ के इनको जो है ट्रेन को पकड़ना पड़ा। अब जल्दी से जो है उन्होंने अनुमान लगाया कि कहाँ खाली जगह है और जाकर वहाँ पर बैठ जाएं। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। मतलब जैसा इन्होंने सोचा था कि डिब्बा इनको खाली मिलेगा, लेकिन ऐसा था नहीं। वहाँ पर लोग थे। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो अब यहाँ पर बताते हैं कि लखनऊ के ही कोई नवाब सफ़ेद वस्त्रों में, कुर्ता पैजामा में बड़े आराम से पालथी मारकर, मतलब पैर ऊपर चढ़ाकर जो है आराम से बैठे थे। सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। अब वो बेचारे आराम से अपने खीरों को लेकर पालथी मार के बैठे हुए थे, और जब उन्होंने देखा कि कोई अनजान व्यक्ति उनके कंपार्टमेंट में आ गया है, उनके साथ आ गया है, तो बिल्कुल से उनके आँखों में एक असंतोष आ गया। मतलब उनको अच्छा शायद नहीं लगा कि ये क्यों आ गए। वो सोच रहे होंगे कि शायद आराम से बैठकर खीरे का आनंद लें, खीरा खाएं, और अचानक से ये कौन अजनबी आ गया उनके साथ बैठने के लिए। तो थोड़ा सा उनको अटपटा लगा। उनके चेहरे से, उनके भाव भंगिमा से लेखक को पता चल गया कि इनको असंतोष हो रहा है। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ, तो ऐसी कोई भी दिलचस्पी लेखक ने उनके अंदर नहीं दिखाई। तो इसलिए लेखक को थोड़ा सा बड़ा ही अटपटा लगा। तो लेखक ने भी जब इस चीज़ को वो समझ गए, तो वो आराम से उनके सामने वाली सीट पर बैठ गए और अपनी नज़रें आत्मसम्मान में चुरा ली। आत्मसम्मान में चुरा ली मतलब उनका भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट था। तो जब वो पहले से ही उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो लेखक क्यों जाए उनसे बोलने के लिए। तो उन्हें भी बड़ा आत्मसम्मान की बात लगी, तो उन्होंने भी आराम से अपना स्थान लिया और चुपचाप बैठ गए। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। अब बताते हैं लेखक कि आराम से खाली बैठे रहने से तो कल्पना करने की पुरानी आदत है, कल्पना करने लगते हैं, और वैसे भी वो लेखक हैं। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब वो आराम से बैठे हैं और चिंतन मनन कर रहे हैं और मन में सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में कोई वार्तालाप नहीं हो रही है, ना आँखों के द्वारा, ना किसी और बात से, नज़रों से, ना किसी और बात से। तो यहाँ पर लेखक अपने मन में अब सोच रहे हैं कि लेखक सामने वाले नवाब साहब के बारे में उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। आराम से बैठे हैं, तौलिए पर उनके कुछ खीरे रखे हुए हैं, तो क्या उनके मन में विचार चल रहा हो। तो ये सब लेखक जो चिंतन कर रहे हैं। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अब यहाँ पर लेखक अपने मन में विचार कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं उन नवाब साहब के बारे में। तो यहाँ बताते हैं कि हो सकता है नवाब साहब ने सोचा हो कि मैं यहाँ पर आराम से अकेले बैठ के यात्रा कर रहा हूँ किफ़ायत के डर से, कि क्योंकि सेकंड क्लास का फ़र्स्ट क्लास से किराया कम होता है। तो भाई नवाब साहब आप हैं, तो आपको तो फ़र्स्ट क्लास का टिकट लेना चाहिए। वहाँ आप आराम से अपनी ही उसमें कंपार्टमेंट में रहते, आपको कोई डिस्टर्ब करने नहीं आता। लेकिन ये सोच रहे हैं लेखक, शायद नवाब साहब ने ये मन में विचार कर लिया है कि इनको पता चल गया है कि ये भैया नवाब हैं और सेकंड क्लास में ये सफ़र कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हो सकता है नवाब साहब को पसंद ना आई हो कि कोई दूसरा व्यक्ति, सफ़ेद पोश व्यक्ति मझले दर्जे में कैसे सफ़र कर रहा है। भैया नवाब साहब तो नवाब होते हैं। तो यही सारी बातें लेखक के मन में आ रही हैं। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। अब आगे बताते हैं कि एक
क्योंकि उन्होंने पहले ही देख लिया था कि वो आराम से पालथी मार के, तो पालथी मारकर आदमी तब बैठा रहता है जब उसको उसी स्थान पे कई समय तक बैठे रहना, वो विचार कर लेता है कि हाँ हमको अब ऐसे ही रहना है, सामने खीरा है अब मैं इसे छीलूँगा और काट कर खाऊँगा, मुझे अब कहीं जाना नहीं होगा। तो ये विचार करके जो है नवाब साहब बैठे होंगे और उनको बड़ा अटपटा लग रहा है, क्योंकि वो तो आराम से खीरा सोचे होंगे मैं आराम से इसमें बैठ के खाऊंगा, और सामने यहाँ पर लेखक आकर बैठ गए हैं, तो अब उस खीरे को कैसे खाएं। तो ये सारी बातें जो है लेखक अपने मन में विचार कर रहे हैं नवाब साहब के बारे में। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। अब नवाब साहब को सामने से तो इन्होंने देखा नहीं, नज़रें दोनों की मिली नहीं परस्पर, लेकिन कनखियों से, मतलब कनखियों से का मतलब है धीरे से जो है नज़रें चुराकर वो उनको देख रहे थे लेखक कि ये नवाब साहब क्या कर रहे हैं। तो बहुत देर तक वो खिड़की के बाहर इधर उधर देख रहे थे, और ऐसा करते हुए लेखक को वो नज़र आए। फिर आगे बताते हैं, ओह नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। अब इतनी देर हो गई, काफ़ी समय हो गया, उसके बाद नवाब साहब ने उनको संबोधन किया। ओह या हाय हैं ऐसे करके, हेलो जैसे बोलते हो। आदाब अर्ज़, जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे। अब लेखक कह रहे हैं जाते साथ तो तुरंत ही इन्होंने हेलो हाय कुछ नहीं किया, इधर उधर देखते रहे, खिड़की से नज़ारा करते रहे। अब अचानक से अदब से जो है इनको आदाब अर्ज़ करते हैं और खीरे खाने के लिए इनको ऑफ़र करते हैं कि आप खीरा खाने का शौक़ रखते हैं। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। तो लेखक को ये बात अच्छी नहीं लगी। सच बात है कि पहले से व्यक्ति अगर बैठा है, बगल में कोई आ गया तो आप थोड़ा सा साइड होंगे या हटेंगे या हेलो हाय करेंगे या नज़रें मिलाएंगे या मुस्कुराएंगे, कुछ तो करेंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होता है। और उतनी देर के बाद फिर लेखक को आदाब अर्ज़ करते हैं और पूछते हैं खीरा खाएंगे। फिर लेखक को ये सारी बातें नहीं अच्छी लगी। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जनाब जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक़ फरमाइए। तो लेखक कहते हैं कि मैंने भाप लिया कि आप जो है अपना शराफत का गुमान रखते हैं, गुमान माने घमंड, अपना शराफत का घमंड रखते हैं, और मुझे मामूली लोग समझ के रखा है, और ये जो ऑफ़र कर रहे हैं अब इतने सोचने के बाद, तो उन्होंने भी उनको कह दिया कि ठीक है, नहीं आप धन्यवाद, आप ही इसका आनंद लीजिए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। अब आगे बताते हैं, नवाब साहब खिड़की के बाहर देख रहे हैं, ध्यान से गौर किया और मन में जैसे दृढ़ निश्चय अब उन्होंने कर लिया, कोई बात नहीं, लेखक नहीं कहते ना खाएं, अब मैं तो खाऊंगा क्योंकि मुझे पसंद है खीरा। तो सामने जो है जो तौलिया रखी थी उसको झाड़ के सामने बिछा लेते हैं, अपने सामने जो बैठे थे। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। तो जो सीट के नीचे उनका लोटा रखा था जिसमें पानी भरा हुआ था, तो अपने हाथों को खिड़की से धीरे से बाहर निकाला। खिड़कियों पे वो रॉड लगी होती है ना, तो उसमें से आपके हाथ बाहर निकल जाएंगे, और उसमें से हाथ बाहर निकालकर खीरों को भी पानी से धो लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। मतलब जो एक प्रॉपर तरीका होता है खीरे को काटने का, उसके ऊपर का जो भाग होता है उसको काट कर उसको जो है चाकू से गोदते हैं, मतलब थोड़ा सा कट मार्क लगाते हैं, और उसके दोनों टुकड़ों को जो है रगड़ने से तो कुछ झाग जैसा निकलता है, तो इससे ये होता है कि जो उसका कड़वापन है वो बाहर निकल जाता है। तो ऐसा इन्होंने भी किया। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। उसके बाद ये सब करने के बाद धीरे से उन्होंने खीरों को छीला और छील कर एक एक टुकड़े को वो लाइन से, करीने से मतलब लाइन से तौलिए पर सजाते गए।
लखनऊ स्टेशन का खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। तो लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचने वाले होते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें लखनऊ की बड़ी फ़ेमस है। एक तो वहाँ का आम बहुत फेमस है, और चिकन वर्क का जो कुर्ता है, वो कपड़े हैं, वो सब बहुत वहाँ फेमस है। खीरा वहाँ का बड़ा बड़ा फेमस है। तो बड़ी कई ऐसी और भी चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ वहाँ के, भोजन वस्तुएं, नॉन वेज वगैरह बहुत फेमस है। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि लखनऊ के स्टेशन के पास जो ठेले वाले होते हैं जो खीरा बेचते हैं, तो वो उन्हें पता है कि कैसे बेचना है और कैसे इसे खाना है। तो ग्राहक के लिए ज़ीरा नमक मिला और पिसी लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। तो जो या तो आपको खाना है वहीं पर, तो तुरंत काट के नमक मिर्च मसाला मिलाकर वो आपको दे देंगे। और आप कहेंगे कि नहीं खाना नहीं है, ले जाना है, तो खीरों के साथ वो आपको एक पुड़िया में नमक मिर्च भी दे देंगे, जैसे मूंगफली वाले दिया करते हैं पुड़िया बना के नमक मिर्च। तो वैसे खीरे वाले ने भी ऐसे वहाँ पे दिया। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर ज़ीरा मिला, नमक और लाल मिर्च सुर्खी बुरक दी। तब खीरा तो कट चुका था, लाइन से उन्होंने सजा दिया था। अब उसके ऊपर बचा था नमक मिर्च मिला हुआ मसाला मिलाना। तो वो नवाब साहब ने उन खीरों के ऊपर उसको भी मिलाना शुरू कर दिया, उसको बुरुक दिया, छिड़क दिया। मतलब उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। तो लेखक तो बिल्कुल नज़रें उठा कर उनको नहीं देख रहे थे, लेकिन अपने कनखियों से जो देख रहे थे, तो उसके आधार पर वो बताते हैं कि उनके मुंह में जैसे उस खीरे की सुगंध उठी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने उसका पूरा रसास्वादन ले लिया, पूरा उसका स्वाद उनके मुंह में चला जा रहा है खीरे का, ऐसा प्रतीत हो रहा था। जैसे मुंह में पानी आता है किसी स्वादिष्ट चीज़ को देखकर, तो हम अपने अंदर पानी का घूंट जैसे पीते हैं, तो वैसा ही लेखक देख रहे हैं नवाब साहब को करते हुए। फिर आगे बताते हैं, हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपने असलियत पर उतर आए हैं। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि बड़ा रईस बनते हैं ये आप लखनवी जनाब, और यहाँ पर खीरा खा रहे हैं आप बैठ कर। आपको तो काजू बादाम खाना चाहिए था, मेवे खाना चाहिए था। आप बहुत रईस समझते हैं अपने आप को, और यहाँ सोचा था आपने कि लोगों की नज़रों से बचकर मैं यहाँ आराम से खीरा खाऊंगा। देखिए आपकी असलियत तो भाई सामने आ गई मेरे। आप तो भाई नवाब हैं, आप तो भाई रईस हैं, बड़े ख़ानदान के होंगे, और यहाँ आप खीरा जैसी मामूली चीज़ खाने जा रहे हैं। तो लेखक मन में ऐसा सोच रहे थे। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देखा। वल्लाह शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। तो यहाँ पर एक बार फिर वो खाने से पहले सोचते हैं नवाब साहब कि हो सकता है कि जिस तरह नमक और ये सब डालने के बाद जो उसका स्वाद है, उसकी जो खुशबू है, बिल्कुल से खीरे की फैल जाती है। तो उन्होंने सोचा कि जैसे मेरे मुंह में पानी आ रहा, हो सकता है लेखक का दिल भी कर गया हो, एक बार फिर पूछ लूँ। तो एक बार फिर से वो पूछते हैं, लेकिन लेखक जो है इस बार भी मना कर देते हैं। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फाँकें देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था। मतलब लेखक कह रहे हैं कि पानी तो आ रहा था भाई देखकर खीरे को, उसमें जो नमक और मिर्च उन्होंने छिड़क दिया था और उसमें से पानी निकलने लगा था। मतलब जब आप खीरे में नमक डाल देते हैं तो वो पानी छोड़ने लगता है, तो ऐसा दिख रहा था। तो लेखक तो बड़ा, उनको मन तो कर रहा था अंदर से खाने का, लेकिन इनकार कर चुके थे पहले ही। तो कैसे फिर बोल दें कि अच्छा ठीक है खाते हैं। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया। उस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, मैदा मतलब पेट, किबला शौक़ फरमाइए। तो लेखक ने कहा कि नहीं, इस समय जो है मुझे इसकी इच्छा नहीं हो रही है, और मेरा पेट भी ज़रा कमज़ोर है, क्योंकि खीरा जो है ना जल्दी पचता नहीं है। स्वादिष्ट तो होता है लेकिन हज़म नहीं होता है जल्दी। तो एक तरह का इन्होंने हो सकता है बहाना भी कर दिया हो आत्मसम्मान को देखते हुए। नवाब साहब ने संतुष्ट आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा।
अब नवाब साहब जो है तृष्णा से, माने ललचाई नज़रों से उस नमक मिर्च बुरके हुए खीरे की फाँकों को, जिसमें से पानी निकलने लगा था और उस पानी का जो बूंदें थीं वो चमक रही थी, और उन खीरों को वो ललचाई दृष्टि से देख रहे थे। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। उसके बाद फिर एक बार वो अपनी नज़र उस खीरे के ऊपर से हटाते हैं और फिर खिड़की के बाहर कुछ देखते हैं, कुछ सोचते हैं और एक लंबी गहरी सांस लेते हैं। जैसे लंबी गहरी सांस इंसान तब लेता है ना जब उसको ठीक ठीक निश्चय हो जाता है कि हाँ ये सब ठीक है, ये निर्णय सही है, तब वो एक लंबी गहरी सांस लेता है। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गईं। मतलब एक टुकड़े को उन्होंने उठाया, अपने होठों तक ले गए और एक खुशबू ली उसके खीरे की फाँकों की, और अपनी आँखों को उन्होंने बंद कर लिया। उनकी आंखें जैसे बंद कर ली, जैसे वो महसूस कर रहे हों उस स्वाद को, अपनी आँखों से अपने अंदर उसको समा रहे हों। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया, और खाया तो नहीं उन्होंने क्योंकि बस होठों तक ले गए थे। और जब उसकी जो खुशबू है उनके नाक से होते हुए उनके अंदर गई, और पानी का जो घूंट उन्होंने पिया, क्योंकि जो खाने की भोजन की वस्तुएं मैंने पहले भी बताया, जब आप देखते हैं खुशबू से ही मुंह में पानी आ जाता है, एक जैसे मुहावरा भी है, मुंह में पानी भर गया। तो उस पानी के घूंट को उन्होंने अपने गले से नीचे उतारा। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। अब नवाब साहब क्या कर रहे थे? एक एक खीरे की फाँकों को उठा रहे थे, उसको अपनी नाक के पास ले जाकर उसको सूंघ रहे थे और उसका आनंद ले रहे थे, और उसके बाद एक एक करके सारी फाँकों को बाहर फेंकते जा रहे थे। और नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका। अब यहाँ पर लेखक की जो कल्पना है वो बिल्कुल से यहाँ पर बदल जाती है उनके नवाब साहब की हरकत से, क्योंकि लेखक तो अभी तक सोच रहे थे कि बड़ा रईस बनते हैं, आए हैं खीरा यहाँ बैठकर खाने, चुप के सोचे थे खाऊंगा, लेकिन मैंने तो देख लिया। तो यहाँ पर नवाब साहब जो हैं खिड़की के बाहर सारे फाँकों को फेंकने के बाद अपने हाथ और मुंह और होठों को पोंछते हैं, और घमंड से जो उनकी गुलाबी आँखें हैं उन्होंने लेखक को देखा एक बार। लेखक तो उनको देख भी नहीं रहे थे, बस कनखिया कर उनको नज़रें नीचे करके धीरे से देख रहे थे कि वो कर क्या रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे नवाब साहब कह रहे हो कि जो है तुमने देख लिया ना, हम होते हैं ऐसे रईस, ये है नवाबी ठाट बाट कि हम लोग क्या खीरा खाएंगे, ये खीरा तो ऐसे इसका रसास्वादन लेने की चीज़ है, और इसको सूंघ के ही मैंने इसका आनंद ले लिया और इसको मैंने फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहज़ीब, नफ़ासत और नज़ाकत। तो नवाब साहब अपनी सारी प्रक्रिया जो उन्होंने की थी खीरे की तैयारी में, उससे थक चुके थे और रसास्वादन से ही उनका पेट भर चुका था, और फिर वो लेट गए। और उसके बाद लेखक ने अपना सर नीचे कर लिया और उनको ये पता चला कि हाँ ये है ख़ानदानी तहज़ीब, नफ़ासत और नज़ाकत इन लखनवी का। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि इन्होंने देख लिया कि
जो ये कि खीरे के सुगंध से ही स्वाद की कल्पना कर लेना और संतुष्ट हो जाना, क्या ये तरीका क्या हमारे पेट को शांत कर सकता है? हम मन में क्या हम ऐसा हमें प्रतीत होगा कि हम पेट हमारा भर गया है, संतुष्टि होगी? क्या ये संतुष्टि दीर्घकालीन है या क्षणिक है? तो इस तरह की जो है कल्पना लेखक ने की। लेखक के मन में ये ऐसा विचार आया। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। अब वैसे देखा जाता, जब आपका पेट भर जाता है तब डकार आती है, हवा मुंह से बाहर निकलती है, जिसको डकार कहा जाता है। तो लेखक ने तो खाया नहीं, उनका पेट तो भरा नहीं, लेकिन केवल कल्पना मात्र से ही उनको ऐसी डकार भी आई। और ये लेखक सुन रहे हैं। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। अब यहाँ पर लेखक को वो बता रहे हैं कि खीरा लजीज तो होता है, जो मैंने पहले भी बताया, खीरा टेस्टी तो होता है। ठंडे में कहते हैं, अरे सॉरी, गर्मी में कहा जाता है कि खीरे जैसी चीज़ों का सेवन करें, आपके पेट को ठंडा करता है, लेकिन ये जल्दी हज़म नहीं होता। तो यहाँ पर इसी चीज़ को नवाब साहब भी बताते हैं कि ये अच्छा तो होता है, लजीज तो लगता है, लेकिन पेट पर भारी पड़ता है, मैदे पर माने पेट पर भारी भारी पड़ता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। अब यहीं पर लेखक के विचार में नया परिवर्तन आया। लेखक के जो ज्ञान चक्षु थे, जो अंतर आत्मा की जो आंखें थीं, बिल्कुल खुल गई। पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। अब यहाँ पर इसी आधार पर इस पाठ की जो रचना हुई है, इसी के आधार पर हुई है। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? अब यहाँ पर लेखक के मन में ये विचार आ गया कि ज़रूरी नहीं है कि हमें कहानी लिखने के लिए पात्र चाहिए, घटना चाहिए कि हम लिखें। हम जैसे बच्चों के लिए लिखी जाती है, एक राजा थे, एक रानी थी और तमाम तरह की बातें, तो ज़रूरी नहीं है। केवल जिस तरह कल्पना के मात्र से ही यहाँ पर नवाब साहब ने अपने आनंद का अनुभव किया, उनका पेट भरा, डकार भी उन्होंने लिया, तो इसी बात को देखकर लेखक ने यह विचार कर लिया कि ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि पात्र चाहिए, कल्पनाएं चाहिए, घटना चाहिए, तब अब कोई कहानी लिख सकता है। बिना पात्र और बिना घटना के भी कहानी लिखी जा सकती है। तो मेन जो मुद्दा था इस पाठ का वो है कि बिना पात्र, बिना घटना के भी कहानी लिखी जा सकती है। और दूसरा कि नवाबी ठाट बाट, जो केवल नवाबी ठाट बाट यहाँ पर है, यहाँ पर केवल उन्हीं के ऊपर नहीं कटाक्ष किया गया, ये कटाक्ष उन सभी लोगों के ऊपर किया गया है जो दिखावटी का जीवन जीते हैं। होते तो कुछ और हैं लेकिन दिखाते कुछ और हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से दिखाते हैं बड़े धनी हैं, बड़े रईस हैं, और लेकिन जब आप उनके अंतर देखेंगे तो ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसा बहुत होता भी है। कई बार ऐसा होता है, लोग जैसे शादी ब्याह के मामले में देखेंगे आजकल, जो ऑनलाइन मैट्रिमोनी और ये सब आता है, उसमें सही जानकारी नहीं होती, होते कुछ और है और अपनी प्रोफाइल वो लोग कुछ और दिखाते हैं। तो बनावटी दुनिया जो है बहुत तेज़ी से फैल रही, लोगों को दिखावा करना बहुत पसंद है, चाहे उनके पास क्षमता हो या ना हो, लेकिन दिखावे में वो इतने ज़्यादा उलझते जा रहे हैं कि उनकी अपनी पहचान भी फीकी पड़ने लगी है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने पहचान को बदलने के लिए अपना दिखावी जीवन भी लोगों के सामने लेकर आते हैं और आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर हो सकता है आपसे वो नफ़रत करते हों। तो ये भी एक दिखावटी जीवन का एक तरीका है। ज़रूरी नहीं है कि रहन सहन और पहनावे में ही लोग दिखावा दिखाते हैं, बात व्यवहार में भी लोग दिखावा दिखाते हैं। हो सकता है आपसे बैठ के बहुत मीठी मीठी बातें करते हों और आपके साथ रहते हों, लेकिन कोई ठीक नहीं है कि वो आपके विरोध में हो और आपके हर एक आपकी बातों को पॉइंट आउट करते हों या नोटिस करते हों और उसके बाद इसका फ़ायदा उठाते हों। तो जीवन में ज़रूरी है कि ऐसे लोगों की पहचान करना
और ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तियों से सतर्क रहना। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।